আসো বেলডাঙ্গা ছাত্র পরিষদ খেলবে। আর মানবো না তো ধান্দাবাজি, বন্ধ করো তোলাবাজি, রাখো তোমার স্বাস্থ্য সাথী, দাদা আমার অধীর আছে, এসো দিদি খেলা হবে, খেলা 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 হবে, আর নতুন রকম খেলা হবে। तो आप जो नए साथी आज कांग्रेस में शामिल हुए, युवा कांग्रेस में वामफ्रंट और तृणमूल से तकरीबन 155 नौजवान अलग अलग बूथ से यहां पर आज ज्वाइन हुए। उन सबका यूथ कांग्रेस में, कांग्रेस परिवार में हम सब तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं। और आने वाली वक्त में जो कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो भी प्रोग्राम होगा, यूथ कांग्रेस की उंडा ताकत, इन दो बड़ी ताकतों के बीच में कांग्रेस का झंडा लिए हम लोगों को देश को बचाने की लड़ाई है, बंगाल को बचाने की लड़ाई है। और नौजवान को हम लोग कहते हैं हमारे देश का भविष्य कौन है, तो नौजवान है। यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं, आने वाला कल आप लोग का है। तो सियासत में आने वाले कल में आप ही लोगों को पूरी जिम्मेदारी, इस समाज के साथ साथ देश की जिम्मेदारी आपके कंधे पर आएगी। तो ये जिम्मेदारी आपको लेना होगा, हमारे नौजवान समाज को। और क्यों आप लोग कांग्रेस के साथ शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस आपको सही दिशा देगी, कांग्रेस आपको सही मार्गदर्शन देगा, सही रास्ता दिखाएगा कि नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ साथ हमारे आने वाले कल बच्चों का मुस्तकबिल, देश का मुस्तकबिल सही हाथों में जाए और देश के हित में हम लोग काम कर सकें, उस पर काम करने की जरूरत है। तो नौजवानों का सियासत में होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज अगर आप वोटर का परसेंटेज देखें तो हिंदुस्तान में तकरीबन 65% वोटर जो है वो नौजवान है, 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र का। 18 से 40 साल की उम्र का जितना वोटर है उसका तादाद हिंदुस्तान में तकरीबन 65% है। इतनी बड़ी ताकत जो है वो नौजवानों की है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटर नौजवान है, सबसे बड़ी ताकत जो आबादी की है वो मुसलमानों की है या इसकी है, नौजवानों की है। उसमें माइनॉरिटी है, उसको रखा गया है, उसमें सबको है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कास्ट को बांट के रखा गया। ये जो बंटवारे की सियासत जो बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ अगर ये 65% नौजवान इकट्ठा हो जाए तो कोई भी फिरका परस्त ताकत हमारे सामने सर नहीं उठा सकती। इस ताकत को समझने की जरूरत है। और आज सबसे बड़ी ताकत नौजवानों की, सबसे ज्यादा वोटर नौजवान है। लेकिन सियासत में नौजवान कितना है पूरे हिंदुस्तान में? अगर आप पॉलिटिक्स में कितना नौजवान है तो उसका जो परसेंटेज है वो है 0.1.4%, सिर्फ जिसका पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन का मतलब समझते हैं, सिर्फ हिस्सेदारी है। आज जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो एकदम सियासत से जुड़ा हुआ है नौजवान, वो परसेंटेज में ही नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो क्योंकि हिंदुस्तान का नौजवान सियासत में अपने आप को, कुछ लोगों का ये सोचना है कि আমরা যারা আছি আমরা রাজনীতি থেকে দূরে থাকলে আমরা ভালো আছি, কিন্তু রাজনীতি থেকে আপনি দূরে থাকতে পারেন কিন্তু রাজনীতি আপনার থেকে দূরে কোনোদিন থাকতে পারবে না। এই কথাটা বুঝতে হবে। जो बात हम आप लोगों से कह रहे हैं इस बात को गौर से समझिएगा कि राजनीति से आप दूर रह के सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा है, लेकिन राजनीति आपसे दूर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जिंदगी का हर एक फैसला सियासत लेता है। आप नींद से उठ के रात को सोने तक आप जो भी अपनी जिंदगी में करते हैं हर चीज का फैसला राजनीति में तय होता है। आप कहिएगा कैसे? आप जब नींद से उठते हैं, आप घर में सुबह उठ के नाश्ता करते हैं तो आप रोटी खाते हैं या पंता भात खाते हैं या बिरयानी खाते हैं, जो भी आप खाते हैं, तो आप क्या खाते हैं ये भी तय राजनीति करेगा कि आप क्या खाइएगा। क्योंकि एक वक्त में अगर आप लोग नौजवानों को ये पता नहीं हो तो एक वक्त ऐसा था कि हमारे इसी इलाके में या और पूरे हिंदुस्तान में चावल एक्सपोर्ट होने लगा था कि चावल विदेश में जाएगा, हिंदुस्तानियों को चावल नहीं खरीदने मिलेगा।
वो उसके लिए सिर्फ इतना चावल रहेगा कि उससे ज्यादा वो चावल हाट बाजार में बेच नहीं सकता है। तो उस वक्त कानून बन गया। तो इसलिए आप अगर अपने घर में चावल रखते थे तो पुलिस आके आपको पकड़ के ले जाता था कि तुम चावल क्यों रखे हो। ये भी कानून था। आज अगर सरकार चाहे कि हम हिंदुस्तान का सारा चावल हम विदेश में बेचेंगे और वहां से पैसा लेके आएंगे देश की तरक्की के लिए, और कानून बना दे कि हिंदुस्तान में कोई भी चावल पैदा होगा लेकिन चावल यहां खा नहीं सकते, ये सारा चावल विदेश में एक्सपोर्ट किया जाएगा देश के हित में, तो आप अपने घर में एक मुट्ठी चावल नहीं रख पाइएगा। आपका चावल रखने पर भी कानूनन कार्रवाई होगा, आपको उसके लिए भी जेल जाना पड़ सकता है। तो यानी कि आपका खाना पीना भी सरकार कंट्रोल कर सकता है। आप क्या पहनिएगा, आप सुबह उठ के कौन सा कपड़ा पहन के हाट जाइएगा, कोई लुंगी पहन के जाते हैं, कोई जींस पैंट पहन के जाते हैं, कोई पंजाबी पैजामा पहन के जाते हैं। हम लोग हर तरह के लोग हर तरह का लिबास पहनते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर सरकार आज कानून बना दे कि विदेशी कपड़ा हम लोग के देश में नहीं आएगा या सिर्फ देसी कपड़ा ही हमको पहनना पड़ेगा, तो देसी कपड़ा हमारा जो देश का होगा उसमें अगर बोलते हैं कि खादी का ही पंजाबी पैजामा ही पहनना पड़ेगा, तो हर किसी को खादी का पंजाबी पैजामा पहना देगा वो। ये कानून बनाने से ये भी कानून बन सकता है। लेकिन ये क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है। हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग हमारा रहन सहन खान पान है। इसलिए इस संविधान की वजह से इसको नहीं बना पा रहा है। लेकिन बीजेपी अभी संविधान को बदलना चाहती है और सबको गेरुआ रंग पहनाना चाहती है कि एक लिबास में आना होगा, एक भारत एक लिबास, एक भारत एक कानून, एक भारत एक ही निर्वाचन, वन नेशन वन इलेक्शन। ये बात भी आप कह रही है। तो ये क्या है कि आपका पहनावा, आपका खाना पीना, हर चीज पर अब पाबंदी लग रहा है। कौन क्या खाएगा नहीं खाएगा उसको लेके बीजेपी बोलती है। बीजेपी का नेता प्रधानमंत्री बोलता है कि लिबास देख के पहचान लो कि वो कौन है, बोलता है कि नहीं कि लिबास देख के पहचान लो। तो ये जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं संविधान जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकार को छीन के हमको एक ही ढांचे में ढालने की कोशिश की जा रही है कि पूरा हिंदुस्तान को एक ही ढांचे में लाना होगा। और ये हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व राष्ट्र बनाने की बात से देश में लोगों को बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान में बंटवारा किया जा रहा है। और ये लड़ाई को लड़ने के लिए हमारा जो नौजवान तबका है, अगर नौजवान आज अगर जागरूक नहीं हो, आप लोग अगर इस बात को नहीं समझें कि आपके ऊपर किस तरह से हमला हो रहा है, तो आने वाले वक्त में आपको सियासत बचा नहीं पाएगी। सियासत आप खुद को नहीं बचा पाएंगे। आज नौजवान तमाशा देखते हैं लेकिन नौजवान इकट्ठा होकर उसके खिलाफ खड़ा नहीं होते। लेकिन आप कहिएगा हम तो जवान हैं, आप जवान नहीं हैं, मेरे नजर में नहीं है। जो जवानी में, जिसके खून में रवानी नहीं हो वो जवान नहीं है, ये मेरे मानना है। वो जवान हम उम्र से हो सकते हैं, हम जवान हैं तो हम लोग अगर वो जवानी किसी काम का नहीं है जो समाज के हाथ में काम नहीं कर सकता है। वो जवानी सिर्फ बाप के काम आएगा, बाप जाके बोलेगा हमारा बेटा का जवान हो गया, कन्या दिखवा हुई, तो कन्या देखने के लिए वो जवान आप हो सकते हैं। लेकिन आपकी जवानी से आपके समाज को, आपके आने वाले कल को, आपके आने वाले बच्चों को आप कुछ नहीं देके जा रहे हैं। सिर्फ आप जवान हो तो वैसा जवान हो के कोई मतलब नहीं। जिसकी जवानी में रवानी होगी तो जवानी में कहानी बनेगा और वही कहानी आपका नाती पाता सुनेगा। तो अगर आप कोई कहानी नहीं बना पाते हैं, कोई कहानी दे के नहीं जा पाते हैं, तो आप दुनिया में आए और चले गए तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। तो ये बात को समझिएगा। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो हम किसी भी बड़े नेता की बात कर लीजिए, चाहे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए, आप खुदीराम की बात कर लीजिए, खुदीराम बोस उनकी बात कीजिए, आप हमारे अशफाकुल्लाह साहब की बात कर लीजिए, आप इस तरह के इनकलाबी जो लोग थे, चाहे हमारे बंगाल में विनय बादल दिनेश की बात कर लीजिए। ऐसे जो लोग इनकलाबी लोग थे, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कम उम्र तक ही इनकी हयात रही। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र ही में उनको फांसी दे दी गई।
लेकिन वो सिर्फ 23 साल जिंदा रहे। खुदीराम बोस, अरे दाराव ना है वो दाराव, इसलिए आप लोग को बताना चाहते हैं कि वो 23 साल तक जिया। खुदीराम बोस सिर्फ 18 साल उम्र तक ही वो जिंदा रहे, लेकिन 18 साल में जो आदमी शहीद हो गए, 23 साल में शहीद आजम भगत सिंह शहीद हो गए, लेकिन आज हम सब उनको याद करते हैं। पूरा हिंदुस्तान उनका जन्मदिन मनाता है, उनका मृत्यु दिवस में उनके लिए श्रद्धांजलि देता है। हर साल खुदीराम के जन्मदिन पर, मरण दिन पर उनके लिए महफिल सजता है। लेकिन यहाँ हम लोग जितना बैठे हुए हैं सबको ये 18 साल से ज्यादा है, 23 साल से भी ज्यादा होंगे। लेकिन वो लोग ऐसा क्या काम कर गए कि आज हम लोग ही नहीं, हमारे आने वाली नस्लें भी, हमारा बेटा, उसका बेटा, बेटा का बेटा भी इन लोगों को याद रखेगा, लेकिन आपको और हमको कोई याद नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जिंदा हैं मरने के लिए, कि जिस दिन मौत आएगा हम मर जाएंगे, और ये लोग मरे थे जिंदा रहने के लिए। ये लोग मर के भी जिंदा हैं और हम लोग जिंदा रह के भी मरने का इंतजार कर रहे हैं। ये फर्क है हम लोगों में, इस बात को समझिएगा। वक्त में कांग्रेस के यूथ कमेटी की तरफ से जो भी मीटिंग आप लोगों के सामने पूरा रखी जाए, आप लोगों को खबर होगी, उसमें आप लोगों को सबको शामिल होना है। यही कह के हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। वंदे मातरम।